हाँ तो बच्चों, हमने जाना कि लुई ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था। वो फ्रांस के पेरिस पेरिस शहर से करीब 25 मील दूर एक गांव में हुआ था। और उसके पिताजी साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे। उनका क्या काम था? वे घोड़े की लगाम तथा घोड़े की जीन बनाते थे। तो आज हम अपने इस पाठ के शेष पाठ का पठन और व्याख्या कराएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, पठन और व्याख्या। तो बच्चों, लुई ब्रेल हमने देखा कि 3 वर्ष की अबोध आयु में वे क्या कर रहे थे। एक बार घूमते घूमते अपने पिता के कार्यशाला में चले गए। हम जानते ही थे कि उनके पिताजी घर में ही एक छोटे से कार्यशाला में घोड़ों के लिए लगाम तथा जीन बनाया करते थे। और कार्यशाला में बहुत तरह तरह के औजार रखे थे। उसमें एक औजार था चमड़े को छेद करने के लिए वाला एक औजार। लुई उसी औजार से चमड़े को, जैसे उसके पिताजी किया करते थे, जैसे उनके पिता साइमन ब्रेल किया करते थे, उसी तरह वे चमड़े पर छेद करने वाले औजार से खेल रहे थे। तभी वो औजार संभल नहीं पाया और उनकी आँख में लग गया। इस कारण से क्या हो गया? उनकी आँख से खून आने लगा और उनकी चीख सुनकर उनकी माँ दौड़ी दौड़ी आई। फिर क्या हुआ? माँ ने उपचार किया, उसकी आँख पे पट्टी बांधी, दवा लगाया। लेकिन उस समय बच्चों दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स नहीं चलती थी और उनके आँख में इन्फेक्शन हो गया। और वो इन्फेक्शन इतना बढ़ता गया कि वो इन्फेक्शन दूसरे आँख में भी फैल गया और उनकी आँख की रोशनी चली गई। उनके माता पिता काफ़ी परेशान हुए। वे लुई ब्रेल को लेके पेरिस गए, वहाँ के नेत्र विशेषज्ञों से सलाह ली, लेकिन वे निराश हो गए क्योंकि सबने उन्हें सलाह दी कि अब तो बच्चे की आँख की रोशनी दोबारा नहीं आ पाएगी। और वे निराश होकर वापस अपने गांव कूपरे आ गए। कूपरे करीब पेरिस से 25 मील दूर एक गांव था। दुर्घटना के बाद हमने क्या देखा कि लुई अब पहले जितने चंचल नहीं रहे, वे काफ़ी गंभीर हो गए। उनके माँ बाप को बहुत चिंता सताने लगी और उन्हें लुई की जो भविष्य की चिंता सताने लगी थी कि अब लुई क्या करेगा। लेकिन उन्होंने कभी भी लुई को हिम्मत नहीं हारने दी। वे चाहते थे कि वह दूसरों पर आश्रित न रहे, अपने काम स्वयं करता रहे। उसके पिताजी ने उसे चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। वह अपने धीरे धीरे घर में माँ की भी मदद करता था घर के कामों में। और करीब 6-7 वर्ष की आयु में वह छड़ी के सहायता से गांव को घूम लेता था। ये मैंने बताया था कि जिनकी जो नेत्रहीन होते हैं छड़ी के सहायता से चलते हैं। छड़ी से वे आगे टटोल करके पता लगा लेते हैं कि आगे कहीं खतरा तो नहीं, गड्ढा तो नहीं, दीवार तो नहीं। तथा 6-7 वर्ष तक लुई भी छड़ी के सहायता से अपना गांव घूम लेते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो वे निर्भर ने
वे दूसरे पे चलने के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं थे। और उसी समय गांव के चर्च में एक नए पादरी आए, उनका नाम था जैक्विस पेलुई। और वे लुई को देख के काफ़ी प्रभावित हुए कि इतना छोटा लड़का गांव में ये अकेले चला आता है, चलता है। तो उन्होंने क्या किया, वे उसके साथ समय बिताते, वो किसी बड़े पेड़ के नीचे उसके साथ बैठ जाते, बाइबल की कहानियाँ सुनाते। और लुई को भी ये कहानियाँ अच्छी लगती। उन्होंने बाइबल की कहानियाँ के अलावा उन्हें विज्ञान और इतिहास की भी कहानियाँ सुनाई, और फूलों के बारे में, पक्षियों के बारे में, यहाँ तक कि संगीत के बारे में भी लुई को सिखाया। और लुई सीखने में बहुत ही तेज़ थे। उनकी ये प्रतिभा बाद में सबने जानी। तो पादरी ने स्कूल, जो कुपरे में एक ही स्कूल था वहाँ पे, वो कैसा स्कूल था, सामान्य बच्चों का स्कूल था, उसमें सभी सामान्य बच्चे पढ़ा करते थे। तो कुपरे के स्कूल में पादरी जैक्विस पेलुई की मदद से उनका दाखिला कराया गया। पादरी ने अध्यापक को समझाया कि लड़के में बहुत प्रतिभा है, लड़का बहुत कुछ सीखना चाहता है, और इस कारण से उसे भी सामान्य स्कूल में उसे दाखिला मिल गया। फिर क्या हुआ, पहले तो लुई ब्रेल काफ़ी सहमा सहमा रहता था, क्योंकि बाकी बच्चे उससे सब अलग थे, केवल लुई ही दृष्टिहीन था। लेकिन उसने सबको धीरे धीरे प्रभावित कर दिया, और सब उसकी प्रतिभा से। कौन कौन सी प्रतिभा थी? उसे बहुत ज्ञान था, आँख न होते हुए उसे फूलों का ज्ञान था, पक्षियों का ज्ञान था, संगीत का ज्ञान था, विज्ञान, इतिहास और बाइबल का ज्ञान था। तो इस कारण सब उससे प्रभावित होते थे कि कोई नेत्रहीन बालक इतना प्रतिभाशाली कैसे हो सकता है। उसकी यादाश्त क्या होता है बच्चों? याद करने की क्षमता। यादाश्त किसे कहते हैं? याद करने की क्षमता। उसकी यादाश्त पहले से ही तेज़ थी, अभ्यास से और अच्छी हो गई। अभ्यास करने से, किसी भी चीज़ का अभ्यास किया जाए तो वह चीज़ और तेज़ होती है। उसे किस चीज़ का अभ्यास उसने किया था? जैसे चलने में। जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, वो अभ्यास करके भी पता लगा लेता है कि इस जगह क्या मिलेगा, सीढ़ी कहाँ होगा। जैसे आपको पता होता है, एकदम से अगर लाइट चली जाए कमरे की, आपको पता होगा कि दरवाज़ा किस तरफ है, मुझे कैसे जाना है। उसी तरह एक नेत्रहीन व्यक्ति भी अपना इलाका, अपना घर, अपना गांव पहचान लेता है छड़ी की सहायता से, और चलते चलते और अभ्यास होता जाता है, और फिर वह उस चीज़ में निपुण हो जाता है, चाहे वो संगीत हो, चाहे कोई भी कला का क्षेत्र हो। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी जैक्विस पेलुई ने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। तो कुछ तो ज्ञान उसको अपने कुपरे के स्कूल से ही मिला, लेकिन जो पादरी थे वे जानते थे कि इसको पेरिस में ही अंध विद्यालय है, वहाँ नेत्रहीन बच्चों का स्कूल होता है, वहाँ पे अगर इसका दाखिला करा दिया जाए तो यह और अच्छा सीखेगा। और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने पेरिस के अंध विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र स्वभाव से सभी को प्रभावित किया। उनका स्वभाव कैसा था? विनम्र था। और
उनकी योग्यता भी असाधारण थी। वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते थे, तो वे बहुत लोगों को प्रभावित करते थे। लुई हाथ के काम में बहुत दक्ष था। दक्ष क्या था? क्योंकि उसने अभ्यास किया था। उनके पिताजी ने, दक्ष क्या होता है? निपुण, कुशल, निपुण या कुशल कहा जाता है दक्ष को। उनके पिताजी ने कम उम्र में ही उसे हाथ का काम करना सिखा दिया था, जैसे चमड़े को रंगना, और क्या चीज़, और माँ के कामों में हाथ बटाता था। इसीलिए हाथ के काम में वो काफ़ी दक्ष था। पहले वर्ष ही लुई ने सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने का पुरस्कार मिला। तो जो अंध विद्यालय होता है बच्चों, जो नेत्रहीन लोग जिसमें पढ़ा करते हैं, उसमें साथ साथ हाथ से होने वाले काम भी सिखाए जाते हैं। उन्हें अधिकतर कारीगर बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि वह कुछ काम सीख जाएं तथा अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो उन्होंने पहले ही साल क्या किया थी? चप्पलों की बुनाई, अच्छी बुनाई और चप्पल बनाने में उन्होंने पुरस्कार जीता था। कारण क्या था? उन्होंने अभ्यास किया था, कुछ पिता ने उन्हें सिखाया था। शाम को लुई वहाँ संगीत सीखता था। शाम के समय भी उसका संगीत की तरफ भी लगाव था, अच्छा लगता था, इसीलिए वह शाम को संगीत भी सीखा करते थे। उसने अनेक वाद्य यंत्रों बजाना सीख लिए, किंतु सबसे अधिक आनंद उसे पियानो बजाने में आता था। लुई अपने नए स्कूल में खुश था। वाद्य यंत्र क्या होता है बच्चों? जितने भी संगीत के यंत्र होते हैं, जैसे तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय था पियानो, और शाम को उसी का अभ्यास करते थे। और सही कहें तो लुई अपने नए विद्यालय में आके बहुत खुश थे, क्योंकि वहाँ पे उसके साथी भी उसी की तरह थे। पढ़ाई भी वहाँ पे दृष्टिहीन बालकों की तरह ही कराई जाती थी। उनसे वे सभी काम करवाए जाते थे जो दृष्टिहीन व्यक्ति करते थे, और वे धीरे धीरे सभी चीज़ों में निपुण होते गए। दक्ष का अर्थ होता है निपुण, कुशल, और उन्होंने तरह तरह के वाद्य यंत्रों को भी बजाना सीखा। तो हम देखते हैं कि अधिकतर जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है, उसका संगीत की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, क्योंकि दृष्टि के हिसाब से उसकी एक इंद्री कम हो जाती है और संगीत उसे काफ़ी प्रभावित करता है। तो यही हुआ। लुई ब्रेल अपने नए स्कूल में काफ़ी खुश हुए, किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टिहीन छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। दृष्टिहीन छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी। तो उन्होंने एक चीज़ कमी देखी कि स्कूल तो था, दृष्टिहीन छात्र भी थे, लेकिन वे पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो आंखें चाहिए। और जैसे बाकी स्कूलों में पुस्तकें होती हैं, वहाँ पे पुस्तकें नहीं होती थी। तो उसे ये बात बड़ी खटकती थी कि अगर सच में कहा जाए तो स्कूल में वो स्कूल ही कहा जहाँ पुस्तकें ही ना पढ़ पाओ। दृष्टिहीनों को पढ़ पाने के लिए केवल एक ही तरीका था कि अक्षर को कागज़ पर उभार कर छापा जाता था, जिसे छूकर उसे महसूस किया जाता था। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना बड़ा कठिन था। तो उस समय एक नया प्रयोग किया गया था। पेज जो होता था, पृष्ठ पे अक्षरों को उभार करके छापा जाता था। अक्षर वही होते थे जो सामान्य लोगों के लिए होते थे, लेकिन उसको उभारा जाता था और दृष्टिहीन उसको छू के, अपनी उंगलियों की सहायता से छू के पता लगाते थे कि क्या लिखा हुआ है, और यह काफ़ी मुश्किल काम होता था।
क्योंकि जितने भी अक्षर जो थे वो आँख से देख के पढ़ने के लिए बने थे, ना कि छू के। तो इस विधि से पढ़ना बहुत ही कठिन होता था, इसमें गलती की भी गुंजाइश रहती थी। कठिन क्यों था? क्योंकि जो बाकी शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वो दृष्टिहीनों के हिसाब से नहीं बना होता। उसमें इतने घुमाव होते हैं, इतने तरह के होते हैं कि दृष्टिहीन उसको छू छू के भी उतना आसानी से नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए उनको पढ़ना तो बहुत कठिन ही था। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। उसने कहा कि एक ऐसी लिपि बनाई जाए जो दृष्टिहीनों के लिए ज़्यादा कारगर हो। हम बाकी लिपियों की तरह इसमें अक्षर अलग से रखे जाएंगे। तो लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। तभी 1821 में चार्ल्स बार बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए। तो 1821 में एक सज्जन आए थे। कहाँ आए थे? उनके अंध विद्यालय में ही आए थे, उनके विद्यालय में आए थे। उन्होंने सैनिकों को रात के अंधेरे में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे में अगर कोई संदेश भेजना हो सैनिकों को, कभी कभी सैनिकों को ऐसे संदेश प्राप्त होते हैं जिससे कि वे रात को उन्हें पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ने के लिए मोमबत्ती जलानी पड़ती थी। रोशनी से सैनिकों का पता चल जाता था कि सैनिक कहाँ छुपे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इस समस्या को हल करने के लिए एक ऐसी लिपि बनाई थी जिसमें अक्षर को कागज़ में उभार कर छापा जाता था। क्या किया था, एक संदेश के लिए एक ऐसी लिपि बनाई थी जिसमें एक खास लिपि का प्रदर्शन था। वो खास किस्म की लिपि थी। इस लिपि को मोटे कागज़ पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं से उभारा जाता था, जिससे सैनिक रात को अंधेरे में स्पर्श से संदेश पढ़ लेते थे। तो अंधेरे में भी इसको अगर छू के, इसमें रेखाएं होती थी, बिंदु होते थे, और सैनिक इसको पढ़ लेते थे बिना मोमबत्ती जलाए, वे ज़्यादा सुरक्षित होते थे। इस बारे में किसने बताया उनको? पहली बार 1821 में चार्ल्स बार बियर, एक फ्रांस के एक सज्जन थे। उन्होंने इस बारे में बताया कि सैनिक जो हैं वो अंधेरे में पढ़ लेते हैं बच्चों, कैसे? अक्षरों को छू के। ये अक्षर कैसे होते हैं? सामान्य अक्षर नहीं होते हैं, खास अक्षर होते हैं। इन्हें मोटे कागज़ पे बिंदु और रेखाओं के तरह उभारा जाता है। तो लुई इससे काफ़ी प्रभावित हुए कि सैनिक अंधेरे में अगर पढ़ सकते हैं तो हम भी क्यों ना एक ऐसी लिपि बनाएं जिससे कि सारे नेत्रहीन पढ़ सकें। लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। बच्चों, ये कौन सी मंजिल की बात किया है कि लुई भी प्रेरित हुआ कि वह भी एक ऐसी लिपि बनाए जिससे कि नेत्रहीन आसानी से छू के समझ सकें और पढ़ सकें। तो फिर क्या हुआ? लुई ने को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी कि अब वो उसको निर्माण करना है। स्पर्श से संदेश। स्पर्श क्या होता है बच्चे? छू के। जब हम स्पर्श की बात करते हैं, जो नेत्रहीन होते हैं उनकी स्पर्श की जो क्षमता होती है काफ़ी अधिक होती है। वो अपनी उंगलियों से छू के मोटाई का पता लगा लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो करेंसी नोट हैं उसके ऊपर भी, चाहे वो 100 रुपये का नोट हो, 50 का नोट हो, 10 का नोट हो या 2000 का नोट हो, सब पे उभार के कुछ अक्षर छापे जाते हैं ताकि नेत्रहीन लोग भी नोटों को पहचान कर सकें। तो वे छू करके, उनकी जो स्पर्श शक्ति होती है काफ़ी तेज होती है, वो ज़रा भी मोटाई को आसानी से पकड़ लेते हैं। जब अगली बार आपको कोई नोट मिलेगा तो आप ज़रूर उस पर गौर करिएगा। उस पर निशान बने होते हैं नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए। वे छू के बता सकते हैं कि ये कितने का नोट है। तो उनकी स्पर्श क्या होता है? छूने का। स्पर्श को क्या कहते हैं? छूने की क्षमता।
वो अधिक होती है। फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। लुई ने जाना, लुई ने क्या जाना? लुई जी जान से नई लिपि बनाने में जुट गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि अब वे लिपि बना सकते हैं। जब सैनिक इसे छू के पढ़ सकते हैं तो हम लोग भी छू के अवश्य ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी तो स्पर्श शक्ति उनसे ज़्यादा अधिक अच्छी है। लुई ने मोटे कागज़ पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया, बिल्कुल उसी तरह जैसे लूडो के पासे की सतह पर होता है। फिर उन्होंने बिंदुओं को उभार कर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। यह तरीका एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना न था। उसने दृष्टिहीन के पढ़ने के लिए एक नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। तो केवल 6 बिंदुओं से, जैसे कि हमने देख रखा है, लूडो के पासे को देख रखा है, 6 बिंदु होते हैं इसमें, और 6 बिंदुओं का स्थान ज़रा बहुत बदलता रहता है हर अक्षर के हिसाब से। तो एक तरह से ये बहुत ही सरल लिपि थी। इसमें केवल उंगलियों से उभरे हुए बिंदुओं की पहचान से ही अक्षर पढ़े जा सकते थे। तो ये इसका नमूना उन्होंने तैयार किया, और करीब उसके कितने वर्ष के बाद, लगभग 8 वर्ष के बाद, चार्ल्स बारबियर के बताने के लगभग 8 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी लिपि को प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया था बच्चों? सन 1829 में। और यह लिपि सरल थी, इसीलिए विश्व के लगभग सभी देशों में, करीब 200 से भी ज़्यादा देश हैं संसार में, सबने इसको अपना लिया है। तो ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल को सम्मान देने के लिए ही इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रखा गया है। और लगभग 200 देशों ने इसको, लगभग सभी देशों ने इसको अपना लिया है। ये बहुत ही सरल होती है। इसमें 6 बिंदुओं की सहायता से अक्षर गढ़े होते हैं, और इनको छूना, पहचानना और पढ़ना बहुत ही आसान होता है। फिर क्या हुआ? लुई ब्रेल बिंदुओं वाली पद्धति पर कार्य करते रहे। 8 वर्ष बाद उन्होंने उनका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा, और फिर उन्होंने क्या किया, इसका और विकास किया, उसको और सरल बनाया, उसका संशोधन करते रहे। संशोधित रूप मतलब उसमें सुधार किया जाते रहे। और लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों वाली किताबें थी। उसके बाद उन्होंने किताबें भी बनाने शुरू की। लिपि तो बना ली, अब वो लिपि से कैसे किताब पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने किताबों पे बहुत कार्य किया। क्या करते थे वे? घंटों पुस्तकालय में बैठकर किताबें बनाते। कठोर परिश्रम और पेरिस की नमी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला और वे बीमार रहने लगे। तो उन्होंने पुस्तक बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की। वो पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बैठकर घंटों मेहनत कर कर के पुस्तकें ब्रेल में लिखा करते थे। कहते हैं कि अधिक परिश्रम करने के कारण, और पेरिस में नमी बहुत अधिक होती है। नमी क्या होती है? हवा में पानी की मात्रा। इस कारण से उनका सेहत गिरता गया, उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वे जी जान से किताबें बनाने में लगे रहते थे। इस कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया और वे बीमार रहने लगे। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक टीबी हो गई थी। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज न था। तो जब डॉक्टरों ने जांच किया तो पता चला कि लुई को तो तपेदिक, उस समय तपेदिक या टीबी को बहुत जानलेवा बीमारी कहा जाता था,
उस समय इसका इलाज भी नहीं था। तो धीरे धीरे लुई बीमार होते गए और उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। जांच से भी पता चला कि उन्हें टीबी या तपेदिक हो गया है, और उन दिनों इसका इलाज नहीं था। जिसको तपेदिक या टीबी हो जाता था बच्चों, उसकी मृत्यु निश्चित मान ली जाती थी, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं था। फिर क्या हुआ? सन 1844 में उनकी तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। लगातार परिश्रम करते करते उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। उन्हें टीबी रोग हो गया था, तपेदिक रोग हो गया था, और उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी, और उन्हें तबीयत अधिक ख़राब होने के कारण उन्हें अपने स्कूल की जो नौकरी थी उसको भी छोड़ दी। तब तक उनकी पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी थी। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी ब्रेल पे, इस कारण से उनकी लिपि काफ़ी प्रसिद्ध हो गई, और उनकी लिपि का नाम भी ब्रेल लिपि रखा। ब्रेल के नाम पे ही ब्रेल लिपि कहा जाने लगा था। लाखों करोड़ों दृष्टिहीन लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को देहांत हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो लिपि था, इन्हीं के नाम पे इनको सम्मान देने के लिए इनकी लिपि का नाम ब्रेल लिपि की रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही जो लिपि बनाई थी उसको लाखों करोड़ों लोगों ने मान्यता दी। हर देश ने इसको अपना लिया। हमारे देश में भी, या पूरे संसार में लगभग हर देश में दृष्टिहीनों की अगर लिपि कोई है तो वह ब्रेल लिपि ही है। और एक तरह से इन्होंने दृष्टिहीन लोगों के जीवन में प्रकाश भरने का काम किया। दृष्टिहीन व्यक्ति को कैसे प्रकाश भर सकते हैं? वो तो संभव नहीं है। उनको तो प्रकाश दिखता ही नहीं है, उनका जीवन तो अंधेरे में रहता है। इसमें हमने ये प्रकाश किसको बोला है? ज्ञान के प्रकाश के बारे में बच्चों बोला गया है। ज्ञान के प्रकाश के बारे में बताया गया है कि जितने दृष्टिहीन थे वे ब्रेल के माध्यम से अब संसार की लगभग सभी पुस्तकों को पढ़ सकते थे, इसीलिए वे अब ज्ञान से अछूते नहीं थे। और 6 जनवरी 1852 में इनका देहांत हो गया। धीरे धीरे उनकी पद्धति को सारे संसार में प्रसार हो गया। उनकी पद्धति का पूरा प्रसार, मतलब हर जगह प्रसार का अर्थ होता है फैलना। मैंने बताया कि हर देश ने ब्रेल की लिपि को अपना लिया। कारण क्या थी? वो बहुत सरल थी। हर अक्षर 6 बिंदुओं से ही लिखी जाती थी। 6 बिंदुओं को पहचानना बहुत आसान है उंगलियों की सहायता से। तो इस कारण ब्रेल लिपि पूरी दुनिया में पुस्तकों के रूप में प्रयोग होने लगी। आज दृष्टिहीन और ब्रेल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जब हम किसी दृष्टिहीन व्यक्ति की बात करते हैं तो बोलते हैं ये ब्रेल पढ़ता होगा, या फिर हम ब्रेल की बात करते हैं तो जब हमें पता चलता है कि ये दृष्टिहीन के लिए ही होती है। तो दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। संसार का हर दृष्टिहीन ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। तो हर दृष्टिहीन अब उन्हें अपना मसीहा मानता है कि उन्हीं की मदद से आज वे संसार के लगभग हर पुस्तक को पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी लुई ब्रेल की। उन्होंने कैसे अपने परिश्रम से लिपि बनाई, उसका प्रयोग किया, प्रचार किया तथा पूरे संसार में अपनी लिपि को दृष्टिहीनों तक पहुंचाया। तो आज के लिए इतना ही।
शेष में हम इसके शब्दार्थ करेंगे तथा इसका अभी पठन करेंगे। अभी पठन बाकी है बच्चों, तो इसका पठन अभ्यास भी किया जाएगा।